हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद आप लोग काफी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल से। फ्रेंड्स, आज हम चुके एक और नए वीडियो के साथ एक और नए लेक्चर के साथ में बात करने वाले क्लास 12 की हिस्ट्री का भाग 2 का लेसन नंबर 8, जिसका नाम है किसान, जमींदार और राज्य। राज्य का मतलब क्या है? सत्ता से है, सरकार से है। ठीक है। कृषि समाज और मुगल साम्राज्य के बारे में पूरी डिटेल से हम पढ़ने वाले हैं। फुल एक्सप्लेनेशन वाला है विद नोट्स के साथ। और आप लोग की जानकारी के लिए बता दूं कि ये चैप्टर हमारा काफी ज्यादा बड़ा है। इस वजह से हमने क्या किया, इसके 2 लेक्चर वीडियोस जो है पहले ही कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने पहले की 2 लेक्चर वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और हाँ, इससे पहले हमने कई सारे चैप्टर्स को कंप्लीट किया है, तो उसकी वीडियो लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। तो ज्यादा फार्म ना भरते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन अगर आप लोग हमारे चैनल पर तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि आने वाली जितनी भी न्यू वीडियोस है उन सभी की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। तो ज्यादा फार्म ना भरते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता है कि इससे पहले जो हमने 2 लेक्चर वीडियो जो है कंप्लीट कर लिया है, यानी कि लेक्चर वीडियो 1, लेक्चर नंबर 2। तो उसमें हमने कई सारे टॉपिक्स को क्लियर कर लिया था। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर वीडियो होने वाला है 3rd। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहना है जंगल और कबीले। यानी जंगल और जंगल में जो कबीले रहते हैं ना, कबीले समुदाय के लोग, यानी एक कबीला होता है, एक समूह होता है जो कबीले का शासक होता है, कबीले का एक मुखिया होता है। तो हम कबीले के बारे में पढ़ने वाले, एक समूह के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जब फार्म ना बढ़ते हुए स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक हमारा आता है जंगल और कबीले। देखो, बसे हुए गांव के परे, यानी जो जंगल और कबीले थे बसे हुए गांव के परे। परे मींस क्या होता है? एक अलग, यानी यहाँ पे गांव बसा हुआ है, इधर पूरा एरिया जंगली एरिया, और यहीं पे कबीले के लोग निवास करते हैं। ठीक है, जंगलों में हैं। ठीक है, बसे हुए गांव के परे, यानी गांव से अलग। ठीक है। ग्रामीण भारत में बसे हुए लोगों की खेती के अलावा भी बहुत कुछ था। यानी ग्रामीण भारत में बसे हुए जो लोग थे ना, उनके पास खेती के अलावा भी बहुत कुछ करने के लिए था। उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत की गहरी खेती वाले प्रदेशों को छोड़ दिया गया था। यानी बात करें, इसको बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। ठीक है, देखो, उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत की गहरी खेती वाले प्रदेशों को छोड़ दे तो जमीन के विशाल जंगल या झाड़ियों से घिरे हुए थे। यानी मान लो जहां पे खेती लायक भूमि है, उस भूमि को छोड़ दे, हम उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत की गहरी खेतों को छोड़ दें, तो उधर के और बाकी प्रदेशों में हमें क्या देखने को मिलेगा? विशाल हिस्सा जो हमें जंगल और जंगल से भरे, झाड़ियों से भरे हुए स्थान देखने को ही मिलेंगे। ऐसे इलाके झारखंड सहित पूरे पूर्वी भारत, मध्य भारत, उत्तरी क्षेत्र, दक्षिण भारत और पश्चिमी घाट और दक्कन के पत्थर में फैले हुए थे, दक्कन के पठार में फैले हुए थे। ठीक है। अब देखो, ऐसा कहा जाता है कि जंगल में रहने वाले लोगों के लिए जंगली शब्द का प्रयोग किया। यानी जो लोग, ऐसा कहा जाता है कि जो लोग जंगल में रहते थे ना, उन लोगों ने कौन सा शब्द प्रयोग किए थे? जंगली शब्द का प्रयोग किया जाता था। तथा इन लोगों को असभ्य भी कहा जाता है। इनके पास क्या रहने का ढंग ना हो, जो बोलने का तमीज ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? असभ्य कहते हैं। जो सभ्य व्यक्ति होता है उसके पास क्या तरीका होता है, कैसे बैठना है, कैसे बोलना है, कैसे खाना है, सारी चीजों का। लेकिन असभ्य कहते हैं इनके पास ना बोलने का ढंग था, ना रहने का ढंग था, ना किसी कोई चीज करने का इनके पास ढंग था, इसलिए ना असभ्य भी कहा जाता था। जंगल में रहने वाले लोगों का गुजारा शिकार से तथा जंगल के उत्पादों से होता है। नहीं, जो लोग जंगल में निवास करते थे उनका जो गुजारा होता है, जो जीवन जी रहे थे, व्यतीत कर रहे थे, उनका एक ही कारण था, जरिया था, जंगलों में जो भी उत्पाद उग रहा है, जो भी फल कंदमूल वगैरह उड़ रहे हैं, उनको खाना, प्लस शिकार करके खाना, जानवरों को, जंगली जानवरों को मारना और उनसे खाना। यह माना जाता है कि ये लोग स्थानांतरित कृषि क्या करते थे। स्थानांतरित मीन क्या होता है? स्थानांतरित में मीन्स होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकते रहते हैं, घुमंतु रहा करते थे। यानी 6 महीने यहाँ रहे तो 6 महीने यहाँ रहेंगे, फिर 6 महीने कहीं और जाएंगे, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान में स्थानांतरित होते रहते हैं। कितना क्लियर हुआ? ठीक है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट क्या है? यह लोग मौसम के अनुसार काम किया करते थे। ये लोग के जो थे, जो घुमंतु समुदाय के लोग थे या फिर बसे हुए गांव के पर जो कबीले के लोग थे, ये लोग क्या करते थे? ये लोग मौसम के अनुसार काम को क्या करते, कार्य को करते थे। जैसे वसंत ऋतु में ये लोग जंगलों से भोजन इकट्ठा किया करते। वसंत ऋतु में ये लोग क्या करते? जंगलों से भोजन इकट्ठा किया करते थे। गर्मियों के मौसम में ये लोग मछलियां पकड़ते थे। गर्मियों के मौसम क्या करते? ये लोग मछलियां पकड़ते थे, बेचते भी थे और खाते भी थे। तथा सर्दियों में ये लोग शिकार करते थे। सर्दियों में देखो शिकार करके खाते थे और शिकार मांस में बेचते भी थे। यानी अपना जो है अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से जी रहे थे, मौसम के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल रहे थे या काम भी कर रहे थे। लगातार एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहना, यानी लगातार ये लोग क्या कहते हैं? एक जगह दूसरी जगह घूमते रहते थे। इन जंगलों में रहने वाले कबीलों की एक खासियत थी। ये जो जंगलों में जो रहने वाले जो कबीले थे, समूह था, इनकी एक खासियत थी। खासियत क्या थी ये देख लेते हैं। जहां तक राज्य का सवाल था, उनके लिए जंगल
उलटफेर यानी खतरनाक इलाका था। ज्यादा बात करें हम राज्य, जो राज्य में रहने वाले लोग हैं, स्टेट की बात कर रहे हैं, शासक की बात नहीं कर रहे हैं। राज्य में जो राज्य के जो लोग थे उनके लिए क्या था, जंगल एक क्या था, उलटफेर खतरनाक इलाका था, जहां पे लोगों को क्या लूटपाट कर लिया जाता था। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। अब आता है मैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जंगलों में घुसपैठ। क्या है, जंगलों में घुसपैठ। इन जंगल में जो कबीले के समुदाय के लोग रहते थे, तो इनको हटाने के लिए घुसपैठ भी आए। ठीक है, कई सारे लोग उसमें आए, देख लेते कौन कौन आए। जंगलों में बाहरी शक्तियां कई प्रकार से प्रवेश करती थी। जंगलों में जो बाहरी शक्तियां थी कई प्रकार से प्रवेश करती थी। जैसे राज्य को सेना के लिए हाथियों की आवश्यकता होती है। जैसे राज्य जो है, जैसे सैनिक है, सैनिक वगैरह, मतलब राज्य के जो सैनिक है, ठीक है, सैनिक है, राजा है, उनको क्या होता है, हाथियों की आवश्यकता होती थी। तो वो लोग क्या होते थे, हाथी को लेने के लिए जंगलों में आते थे। ठीक है, इस वजह से जंगल वासियों के लिए जाने वाले पेशकश में हाथी भी शामिल थे। यानी कि जंगल वासियों की तरफ से जो भी जंगलों से, जंगल में जो लोग लेते थे, वो लोग क्या करते थे, शासक को क्या करते, कुछ पे करते थे, कुछ क्या थे, पेशकश देते थे उसको खुश करने के लिए। ठीक है, तो क्या होता था, उसी में जंगली वासियों की तरफ से जो जाने वाले जो पेशकश था, उसी में हाथी भी शामिल होते थे। हाथियों को भी वो गिफ्ट में या फिर दान में दिया करते थे। शिकार अभियान राजाओं के द्वारा चलाए जाते थे। जो शिकार अभियान है वो किसके द्वारा चलाए जाते हैं, राजाओं के द्वारा चलाए जाते थे, राजकुमारों के द्वारा चलाए जाते थे। इससे राजा पूरे साम्राज्य के कोने कोने का दौरा किया करते थे। इससे क्या होता, जो राजा होता था पूरे साम्राज्य के, नहीं, गांव के कोने कोने में जाता था और उनका दौरा करता था, तथा उन पर नजर रखते थे। तथा उन पर क्या होता है, नजर रखते थे, तथा उनकी समस्याओं और शिकायतों पर व्यक्तिगत रूप से गौर भी करते थे। यानी जो भी उनकी शिकायतें थी, जो भी समस्याएं थी, उन पर भी वो लोग क्या करते, ध्यान देते थे। उस समय जंगल वासियों के जीवन में बदलाव आया। उस समय क्या, जंगल वासियों के जीवन में बदलाव आया और इन जंगलों ने वाणिज्य खेती करनी शुरू कर दी। इन लोगों ने क्या किया, वाणिज्य खेती करनी शुरू कर दी। जंगल के उत्पाद जैसे शहद, मधु, मोम और लाख की बहुत मांग थी। क्या थी, लाख की बहुत मांग की। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हाथी भी पकड़े और बेचे जाते थे। यहाँ पे पकड़े आएगा। ठीक है, हाथी भी पकड़े और बेचे जाते थे। व्यापार की तरह वस्तुओं की अदल बदल भी होती थी। यानी व्यापार में क्या, वस्तुओं की अदला बदली भी होती थी। कुछ कबीले भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाले जमीनी व्यापार में लगे थे। देखो, कुछ ऐसे कबीले थे जो कि क्या करते, भारत और अफगानिस्तान के बीच की जो जमीन थी ना, उस जमीन को बेचा करते थे, उसके व्यापार में लगे हुए थे। जैसे पंजाब का लोहनी कबीला, जैसे पंजाब का कौन सा कबीला था, लोहनी कबीला। एक समूह की बात करें तो लोहनी कबीला। कबीलों के भी सरदार होते थे। कबीलों के भी क्या होते थे, सरदार होते थे। बहुत कुछ ग्रामीण समुदाय के बड़े आदमियों की तरह कई कबीलों के सरदार जमींदार बन गए, कुछ तो राजा भी हो गए। यानी कई जो है कबीलों का भी सरदार होता था। ठीक है, कुछ ग्रामीण समुदाय के बड़े जो आदमी थे, उनकी वजह से क्या, उनमें भी उनकी गिनती होने लगी। किनकी, सरदारों की। ठीक है, कई ऐसे कबीले आए जिनके सरदार क्या, बड़े बड़े जमींदार बन गए और कुछ तो राजा भी हो गए, यानी कुछ लोग तो राजा भी बन गए। ऐसे में उन्हें सेना खड़ी करने की जरूरत हुई। ऐसे में जो कबीलों के जो सरदार थे, उन्हें किसकी जरूरत पड़ी, अपनी सेना खड़ी करने की जरूरत हुई। उन्होंने अपने ही खानदान के लोगों को सेना में भर्ती किया। उन्होंने क्या किया, अपने ही खानदान के लोगों को अपनी सेना में भर्ती किया। फिर अपने ही भाई बंधुओं से सैन्य सेवा की मांग की। फिर उन्होंने क्या किया, अपने ही भाई बंधुओं से क्या किया, सैन्य सेवा की मांग की। सिंध इलाके की कबीलाई सेनाओं में 6000 घुड़सवार और 7000 पैदल सिपाही होते थे। यानी बात करें सिंध इलाके की कबीलाई सेनाओं की, तो उसमें क्या 6000 घुड़सवार होते थे और 7000 पैदल सिपाही होते थे। असम में अहोम राजाओं के अपने पायक होते थे। पायक क्या होते हैं, पायक वे लोग होते हैं जिन जमीन के बदले सैनिक सेवा दी जाती है। जिनको, जैसे कि मेरे पास कोई जमीन है, ठीक है, मैंने बोला कि जैसे मैं ए व्यक्ति हूँ, मेरे पास बहुत सारी जमीनें हैं, आप बी व्यक्ति हो, आपको पास जमीन नहीं है, लेकिन आप लोगों में क्या कहता हूँ, आप लोग मेरे यहाँ पे मेरी जमीन पे रहो, लेकिन आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, मुझे को संरक्षण देना होगा, मेरे लिए सैन्य सेवा देनी होगी आप लोगों को, है ना। तो ऐसे कार्य होता था। अहोम राजाओं ने जंगली हाथी पकड़ने पर अपने एक अधिकार का ऐलान कर दिया। जो अहोम के जो राजा थे ना, उन्होंने क्या किया, जंगल में जो जंगली हाथी घूमते थे ना, उनको पकड़ने के लिए उन्होंने क्या किया, एक अधिकार बोल दिया कि ये हमारा अधिकार है और कोई इसको नहीं करेगा, नहीं पकड़ेगा। इस बात का उन्होंने क्या किया, ऐलान कर दिया। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जमींदार। क्या आता है हमारा, जमींदार। मुगल भारत में कृषि संबंधों की हमारी दास्तान कब तक अधूरी रहेगी, जब तक गांव में रहने वाले एक ऐसे तबके की बात ना करें
जिनकी कमाई तो खेती से आती थी, लेकिन वह कृषि उत्पादन से सीधे हिस्सेदारी नहीं करते थे। यानी कि जमींदार कौन लोग थे? देखो, मुगल भारत में कृषि साम्राज्य की जो हम बात कर रहे हैं, तो हमारी दास्तान तब तक अधूरी जब तक कि हम गांव में रहने वाले उन लोगों, उन तबकों की बात नहीं करेंगे जो लोग जमीन से तो यानी कृषि से तो कमाई करते ही थे, खेती से तो कमाते ही थे, लेकिन वो लोग इनडायरेक्ट क्या थे, खेती से नहीं जुड़े थे, कृषि से नहीं जुड़े थे, लेकिन उनका फिर भी हिस्सा आता था किससे? कृषि से, इनडायरेक्ट आता था। ठीक है, एक होता है डायरेक्ट और होता है इनडायरेक्ट। हिस्सेदारी कैसे मिलती थी? जैसे कि जमींदार है, जमींदार की अपनी जमीन होती थी, जिनको पास जमीन नहीं है वो लोग क्या करते थे? हमने खुद कास्ट पाई कास्ट पढ़ा था लेक्चर नंबर 2 में। तो वैसे ही किसान आते थे जो कि यहाँ पे रहते थे और खेती वगैरह करते थे उनकी जमीनों पे, और उनका आधा आधा हिस्सा भी बांट लिया करते थे। ये हमने सबसे फर्स्ट लेक्चर में स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा था, हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, इसलिए बोल रहा हूँ अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 की वीडियोस भी मिल जाएगी। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? यह जमींदार थे, ये क्या थे? जमींदार थे जो अपनी जमीन के मालिक होते, जो क्या है? अपनी जमीन के मालिक होते थे, और इन्हें ग्रामीण समाज में ऊंची हैसियत की वजह से कुछ खास सामाजिक और आर्थिक सुविधा मिली हुई थी। यानी ग्रामीण समाज में ऊंची हैसियत रखने वाले व्यक्ति थे जिन्हें हम जमींदार कहते हैं। ठीक है, ये क्या है? कुछ खास सामाजिक आर्थिक और सुविधाओं भी इनको मिली हुई थी, किनको? जमींदारों को। ठीक है, दूसरा कारण यह था कि वह लोग राज यानी शासक को कुछ खास किस्म की सेवाएं देते थे। यानी दूसरा कारण यह भी था कि जो शासक था, वहां का जो राजा था, ठीक है, उसको ये लोग क्या कहते, कुछ खास किस्म की सेवाएं वगैरह भी देते थे। जमींदारों की समृद्धि की वजह थी उनकी विस्तृत व्यक्तिगत जमीनें। यानी जमींदारों की जो वृद्धि का जो समृद्धि का जो कारण था वो क्या था? उनकी जो व्यक्तिगत जमीनें थी, अपने पर्सनल जो जमीन थी और बहुत बड़े स्तर में फैली जमीन थी उन्हें, ठीक है, इन्हें मिल्कियत कहते थे, यानी संपत्ति। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं? मिल्कियत कहते हैं, यानी संपत्ति। मिल्कियत जमीन पर जमींदार के निजी इस्तेमाल के लिए खेती होती थी। यानी जो मिल्कियत यानी जो संपत्ति जो है जमींदार जमीन पर, संपत्ति यानी जमीन पर जमींदार के निजी इस्तेमाल के लिए होती है। यानी जमींदार जो है उसका अपना अपना निजी इस्तेमाल में कर सकता है, पर्सनल यूज कर सकता है। अक्सर इन जमीनों पर दिहाड़ी के मजदूर या पराधीन मजदूर काम करते थे। अक्सर इन जमीनों पर क्या दिहाड़ी के मजदूर या फिर पराधीन के जो मजदूर थे ना, वो लोग इन पे काम किया करते थे। कितने क्लियर बा? ठीक है, जमींदार अपनी मर्जी के मुताबिक इन जमीन को बेच नहीं सकते थे। नहीं जमींदार अपनी मर्जी के मुताबिक इन जमीनों को क्या कहते हैं? बेच सकते हैं। यहाँ पे बेच नहीं आएगा, यहाँ पे बेच आएगा। ठीक है, बेच सकते थे, किसी और के नाम कर सकते थे, किसी और के नाम कर सकते हैं। इनकी अगर इच्छा हो कि मैं ये जमीन मेरे नाम करना चाहिए तो मेरे नाम कर सकते हैं, अगर आपके नाम करना तो इनकी इच्छा है, नहीं जिसकी भी इनकी इच्छा होगी जिसके नाम करने की वो उसके नाम कर सकते थे, प्लस बेच भी सकते थे, या उन्हें गिरवी रख सकते थे, या फिर उन्हें क्या गिरवी रखने की पूरी स्वतंत्रता थी। लेकिन एक जो उस पे काम कर रहा है जो किसान, उसकी ये फिर उसको ये अधिकार नहीं था। ठीक है, इसके बदले उन्हें मुआवजा मिलता था। इसके बदले क्या? उन्हें मुआवजा मिलता था। सैनिक संसाधन उनकी ताकत का एक और जरिया था। सैनिक संसाधन जो है उनकी ताकत का एक और जरिया था। ज्यादातर जमींदारों के पास अपने किले होते थे। ज्यादातर जो जमींदार थे उनके पास क्या होता? अपने किले होते थे और अपनी सैनिक टुकड़ियां भी होती थी, और इनके पास अपनी सैनिक टुकड़ियां भी होती थी जिसमें घुड़सवारों, तोपखाने और पैदल सिपाहियों के समूह होते थे। जत्थे मीन्स का होता है समूह होते थे। ठीक है, घुड़सवार होते थे, इनके पास खुद के तोपखाने होते थे, प्लस पैदल सिपाहियों के समूह होते थे। ठीक है, इनके क्या है? इनकी टुकड़ियों का एक और मतलब मजबूत बनाता है इन्हें। अबुल फजल इस ओर इशारा करते हैं कि ऊंची जाति के ब्राह्मण राजपूत गठबंधन ने ग्रामीण समाज पर पहले ही अपना ठोस नियंत्रण बना रखा था। यानी जो अबुल फजल हैं वो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि ऊंची जाति के जो ब्राह्मण है, राजपूत है, जो अमीर लोग हैं, जितने अमीर तबके के लोग हैं, उन लोगों ने पहले ही क्या कर रखा था? पहले ही अपना ठोस नियंत्रण बना रखा था। किस पे? इन ग्रामीण लोगों पर या ग्रामीण समाज पर। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? भू राजस्व प्रणाली। अब हम देखने वाले भू राजस्व प्रणाली। राजस्व मीन्स क्या है? टैक्स। किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? टैक्स की बात कर रहे हैं, कर की बात कर रहे हैं। ठीक है, मुगल शासन की आर्थिक बुनियादी वहां के राजस्व पर टिकी हुई थी। जो मुगल साम्राज्य की जो आर्थिक बुनियाद थी किस पर टिकी हुई थी? वहां की राजस्व पर टिकी थी, टैक्स पर, कर पर टिकी हुई थी। राजस्व इकट्ठा करने के लिए मुगल शासन ने प्रशासनिक तंत्र किया था, जो कि हमने लेक्चर नंबर 2 में पढ़ा था कि प्रशासनिक तंत्र कैसा था। एक क्या होगा? पहले राजस्व निर्धारित करेगा, फिर राजस्व को क्या करेगा? इकट्ठा करेगा, फिर उसका पूरा लेखा जोखा तैयार करेगा। तो इसका पूरा एक प्रशासनिक तंत्र बना रखा था, तैयार कर दिया था। जैसे दीवान और
अमील गुजार, जिसमें क्या है दीवान और अमील गुजार। दीवान के क्षेत्राधिकार में राज्य की वित्त व्यवस्था की देखरेख की जिम्मेदारी सौंपी गई, यानी कर वसूला करते थे। जो दीवान लोग थे क्या कहते, कर वसूली करते थे। ठीक है, ऐसा माना जाता था कि लेखा जोखा रखने वाले और कर अधिकारियों ने कृषि जगत में प्रवेश किया। ऐसा माना जाता है कि लेखा जोखा तैयार करने वाले और कृषि जगत में प्रवेश किया। किस इन्होंने क्या किया, कर अधिकारियों ने कृषि जगत में अपना कदम रखा। कृषि संबंधों को एक स्वरूप प्रदान करने में एक निर्यातक शक्ति के रूप में विकसित हुई, यानी कि जो कृषि संबंधों को एक स्वरूप प्रदान करने के लिए, एक रूप प्रदान करने के लिए क्या हुआ, एक जो निर्यातक शक्ति के रूप में क्या विकसित हुई, यानी कि उससे निर्यात करना, यानी व्यापार लगाना। ठीक है, राजस्व रकम निर्धारित करने से पहले राजा जमीन और उत्पादों के बारे में खास जानकारी इकट्ठा करते थे, यानी कि जो राजा होता था, सैनिक होते थे, वो जो भी उसके अधीन आते थे ऑफिसर्स, ठीक है, वो लोग क्या करते थे, किसी भी जमीन पर राजस्व को निर्धारित करने से पहले क्या करते, उसके बारे में पूरी जांच पड़ताल कर लेते थे कि इसके पास कितनी जमीन है, कितना कर आता है, कितना अनाज आता है। सारी चीजें करने के बाद ही वो लोग उस पर टैक्स लगाते थे या फिर टैक्स को देते थे, क्योंकि ज्यादा कर मिलने की लालच में, किसके लालच में, ज्यादा कर मिलने के लालच में, इसलिए क्या कहते, पहले ही सारी चीजें पता लगा लेते थे। तो वो ज्यादा कर मिलने के लालच में करते ही साथ में क्या है, मान लो जैसे कि उसके पास 10 कट्ठा जमीन है और हमने 15 कट्ठा सोच के उसके ऊपर कर लगा दिया, तो क्या वो कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। इसलिए तो उन सारी चीजों को ध्यान में रखना होता था। लेकिन इनका जो मेन मोटिव होता था वो क्या होता था कि वो हमसे झूठ बोलेगा, वो हमसे गलत बोल देगा। इस वजह से क्या करते थे, वो देखते थे, इकट्ठा कर लेते थे सारी जानकारी, उसके बाद ही क्या करते थे, उस पर अपना जो है कर थोपते थे, लगाते थे। भू राजस्व के प्रबंध में 2 चरण थे। भू राजस्व के प्रबंध में क्या है, 2 चरण थे। पहले कर का निर्धारण करना, क्या था, पहले कर को निर्धारित करना, और दूसरा था वास्तविक उगाही, यानी कि वसूली गई राशि ने कर को निर्धारित किया, यानी कि एक गांव है, ठीक है, गांव के ऊपर कर निर्धारित किया कि इतना कर तुमसे आना है, यानी कि 100 रुपए आना है, ठीक है। उसके बाद उगाई गई राशि, यानी वास्तविक जो उगाई हुई राशि, यानी वसूल की गई राशि कितनी है, उसका भी हिसाब किताब रखना होता था, यानी 100 में से 90 रुपए हमने क्या किया, उगाया है या फिर प्राप्त किया है। इतना क्लियर है। अकबर ने राजस्व अधिकारियों को आदेश दिया कि कर नगद के रूप में लिया जाए, यानी उन्होंने, जो अकबर था ना, अकबर ने क्या किया, राजस्व अधिकारियों को यह आदेश दिया कि जो कर है उसको नगद के रूप में लिया जाए, तथा फसल के रूप में भी, तथा क्या है, फसल के रूप में भी भुगतान का विकल्प दिया, यानी फसल के रूप में भी उसका भुगतान कर सकते हो आप कर का। ठीक है, यहाँ पे मसल नहीं आएगा, क्या आएगा, यहाँ पे फसल आएगा। क्लियर है, यहाँ पे फसल ही है, वो मैं ही गलत पढ़ रहा था। ठीक, देखो, कर वसूलते समय राज्य अधिक से अधिक हिस्सा लेने का प्रयास करता है। जब कर वसूली कर देना, उस टाइम पे क्या था, शासक था, राजा था, वो क्या करता है, ज्यादा ज्यादा कर इकट्ठा करने का, लेने का प्रयास करता था। मगर स्थानीय हालत की वजह से कभी कभी सचमुच में इतनी वसूली कर पाना संभव नहीं हो पाता। नहीं, बात करें कर वसूलते समय जो शासक था, राजा था, वो क्या कहता है, अधिक से अधिक हिस्सा लेने का प्रयास करता था। लेकिन क्या होता था, स्थानीय जो हालत है उसको देखते हुए, उसकी वजह से कभी कभी सचमुच में ऐसा इतना वो हो जाता था कि वसूली कर पाना भी संभव नहीं हो पाता। जो पैसा हमने निर्धारित किया वो पैसा भी हम उससे नहीं ले पाते थे, या लेने में बहुत ज्यादा तकलीफें, मुश्किलें देखने को मिलती थी। ठीक है, हर प्रांत में जुती हुई जमीन और जोतने लायक जमीन दोनों की नपाई की गई, यानी हर प्रांत में, हर जगह पर क्या हुआ, जो भी जुती हुई जमीनें थी, उन जमीनों का जोतना लायक, ठीक है, जमीन दोनों की नपाई की गई। जो जोतने लायक जमीन कितनी है उसकी नपाई हुई। प्लस क्या हुआ, अकबर ने शासनकाल में अबुल फजल ने आइन में ऐसी जमीनों के सभी आंकड़ों को संकलित किया, यानी सभी आंकड़ों क्या क्या इकट्ठा किया है, संकलित किया है। उसके बाद के बादशाहों के शासनकाल में भी जमीन की नपाई के प्रयास जारी रहे। उसके बाद के जो भी नेता आए ना, उन्होंने भी क्या किया, अपने शासनकाल में क्या क्या जमीन की नपाई के लिए जो भी प्रयास थे उनको जारी रखा। इसके बावजूद सभी इलाकों की नपाई सफलतापूर्वक नहीं हुई। इसके बावजूद क्या हुआ, सभी इलाकों की जो नपाई थी वो सफलतापूर्वक नहीं हो पाया। जैसे कि हमने देखा, उपमहाद्वीप के कई बड़े हिस्से जंगलों से घिरे हुए, जैसे कि हमने देखा कि उपमहाद्वीप के कई ऐसे बड़े हिस्से जंगलों से घिरे हुए थे और उनकी नपाई करना काफी कठिन था। जिनकी नपाई करना क्या है, काफी कठिन था, मुश्किल था। इतना क्लियर हुआ। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट क्या है, चांदी का
बहाव। क्या था हमारा नेक्स्ट पॉइंट? चांदी का बहाव। मुगल साम्राज्य एशिया के उन विशाल साम्राज्य में से एक था जो 16वीं और 17वीं सदी में सत्ता और संसाधनों पर अपना नियंत्रण होता था। यानी कि बात करें चांदी के बहाव की, तो 16वीं और 17वीं सदी में जो सत्ता था यानी शासक था, ठीक है, उसका क्या संसाधनों पर अपना नियंत्रण होता था, प्लस क्या था, मजबूत नियंत्रण रखता था किस पे? अपने संसाधनों पर। भारत का व्यापार समुद्र पार देशों से भी किया जाता है। भारत का जो व्यापार है वो बाहर के देशों के साथ भी किया जाता है, विदेशों के साथ भी किया, समुद्र पार देशों के साथ किया जाता था, जिसके कारण क्या हुआ, व्यापार में भी काफी विभिन्नता आई, जिसके कारण क्या, व्यापार में काफी ज्यादा विभिन्नता देखने को मिली। एशिया का व्यापार यूरोप महाद्वीप में बढ़ने लगा। जो एशिया का जो व्यापार था वो कहाँ बढ़ने लगा? यूरोप महाद्वीप में बढ़ने लगा, तथा इसमें नई नई वस्तुओं का व्यापार बढ़ा, तथा इसमें क्या, नई नई वस्तुओं का व्यापार भी बढ़ा, यानी व्यापार बढ़ना शुरू हुआ। भारत से निर्यात होने वाली वस्तुओं के बदले में भारत में चांदी का आयात होता था। यानी कि भारत से जो भी वस्तुएं निर्यात होती थी ना, उन वस्तुओं के बदले में क्या होता था, लोग उस वस्तु को लेते थे तो कुछ धन पे करते थे, ठीक है। तो भारत में क्या हुआ, चांदी का जो है आयात बढ़ा, यानी चांदी आने शुरू हो गई। भारत में चांदी के प्राकृतिक संसाधन मौजूद नहीं थे। भारत में चांदी के प्राकृतिक संसाधन क्या थे? मौजूद नहीं थे, जिससे लाभ हुआ। जैसे चांदी की जब सिक्के आए तो उनकी वजह से क्या हुआ, हमें बहुत ज्यादा लाभ हुआ। इतना क्लियर है? ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा, 16वीं से 17वीं सदी में सिक्कों की ढलाई में वृद्धि हुई। यानी क्या है, 16वीं से 18वीं सदी में सिक्कों की ढलाई में क्या हुआ, वृद्धि हुई, जिसके कारण नकदी उगाने में राजस्व को आसानी हुई, जिसके कारण नकदी पैसा उगाने में, लेने में क्या हुआ, राजस्व को आसानी होने लगी। इतना क्लियर है? ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या, अबुल फजर की आईने अकबरी। क्या था हमारा नेक्स्ट पॉइंट? अबुल फजर की आईने अकबरी। आईने अकबरी आंकड़ों के विभाजन की एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक और प्रशासनिक योजना का परिणाम है। यानी कि जो आईने अकबरी है वो आंकड़ों के विभाजन के एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक और प्रशासनिक योजना का परिणाम है, जिसकी जिम्मेदारी बादशाह अकबर के आदेश पर अबुल फजल ने उठाई थी। जिसकी जो जिम्मेदारी थी लिखने की, किसने ली थी? अकबर के दरबारी अबुल फजल ने ली थी। आईने अकबरी को अकबर के शासनकाल के 42वें पर्व में 5 संशोधन के पश्चात इसे पूरा किया गया था। यानी आईने अकबरी को जो है अकबर के शासनकाल के कुछ बातें थी, कुछ चीजें जो उसे पसंद नहीं आई थी, तो क्या हुआ, 42वें पर्व में क्या हुआ, इन 5 संशोधनों के पश्चात इसे पूरा किया गया। यानी पूरा इसको किया गया कब? 42वें पर्व में। आईने अकबरी अतीत को लिखने की एक ऐसी बृहत, यानी कि बहुत बड़ा विशाल योजना का भाग थी। यानी आईने अकबरी क्या है, अतीत को लिखने की एक बहुत बड़ी क्या थी, योजना थी या योजना का भाग थी, जिसकी शुरुआत अकबर ने की थी। जिसकी शुरुआत किसने की थी? अकबर ने की थी। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। क्या देखो क्या था, जिसकी शुरुआत अकबर ने की थी, तथा इस परियोजना का नाम अकबरनामा, जो 3 जिल्दों में रची गई थी। इस परियोजना का नाम क्या था? अकबरनामा था, जो कि कितने जिल्दों में रची गई थी? 3 जिल्दों में रची गई थी। पहले 2 जिल्दों में ऐतिहासिक दास्तान प्रस्तुत थे। पहले जो 2 जिल्द थे ना, उसमें क्या थी, ऐतिहासिक दास्तान जो प्रस्तुत थी, तथा तीसरी खुद आईने अकबरी, जो राज के नियम कानून को संक्षिप्त और साम्राज्य के एक राजपात्र के रूप में संकलित किया गया था। यानी कि पहले की जो 2 जिल्दें थी ना, उसको क्या, वो ऐतिहासिक दस्तावेज प्रस्तुत तो करती है, लेकिन उसमें प्रस्तुत करती हैं। और जो तीसरी जो आईने अकबरी थी, तीसरी जो जिल्द थी, वो क्या थी, आईने अकबरी थी, जो कि राज के नियम, यानी राज्य में होने वाले नियम कानून जो थे उनको संक्षिप्त यानी विस्तार रूप से उनका विकास विचरण करती है, या फिर सामने प्रकट करती है। आईन कई मामलों पर विस्तार से चर्चा करती है। जो आईने अकबरी है वो कई मामलों पर क्या है, विस्तार से चर्चा करती है। जैसे दरबार प्रशासन, ने दरबार में प्रशासन कहता था, ठीक है, और सेना का संगठन, राजस्व के स्रोत, यानी सेना का संगठन, क्या यहाँ पे सुना नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा सेना का संगठन कहता था। राजस्व के स्रोत क्या क्या थे, राजस्व कहाँ से आते, उसके स्रोत क्या थे, और अकबरी साम्राज्य के प्रति का भूगोल कैसा था। यानी जो अकबरी साम्राज्य का जो प्रतीक था, उसका भूगोल कैसा था, और लोगों के साहित्यिक, सांस्कृतिक व धार्मिक रिवाज क्या क्या थे, वो सारी चीजों के बारे में बताता है। कौन? आईने अकबरी। आईन 5 भागों का संकलन है। जो आईने अकबरी है वो 5 भागों का संकलन है। इसके पहले 3 हिस्से प्रशासन का विवरण करते हैं। इसके पहले जो 3 हिस्से हैं वो क्या कहते हैं, प्रशासन का विवरण देते हैं, ठीक है।
मंजिल आबादी नाम की प्रथम पुस्तक शाही परिवार और उसके रखरखाव के संबंध में बताती है। यानी कि जो हमारे आईने अकबरी है, आईने अकबरी में जो मंजिल आबादी नाम का एक प्रथम सबसे पहली पुस्तक है जो कि क्या हमें बताती है, परिवार और उसके रखरखाव के बारे में बताएगी। उसका परिवार कैसा था, उसका रखरखाव कैसा था, रहता कैसा था, सारी चीजें क्या हमें बताती है। दूसरा भाग सिपाही आबादी सैनिक, यानी दूसरा भाग जो था क्या था, सिपाही आबादी सैनिक, जो कि हमें क्या कहता है, नागरिक प्रशासन, यानी नगरों में उसका प्रशासन कैसा था और नौकरी की व्यवस्था के विषय में बताती है, नौकरी की कैसी व्यवस्था थी उसके विषय में बताती तथा शाही अधिकारियों, विद्वानों, कवियों और यानी कि क्या है, जितने भी अधिकारी थे, विद्वान थे, उन सभी कवियों और कलाकारों की संपूर्ण जीवनियां सम्मिलित थी किसमें, आईने अकबरी में, सॉरी आईने अकबरी की दूसरी बुक में। ठीक है। तीसरा मुल्क आबादी वह हिस्सा था जो साम्राज्य के वित्तीय आंकड़ों की जानकारी विस्तार पूर्वक देता है। यानी बात करें तीसरे भाग की, तीसरा भाग क्या था, तीसरे भाग में था मुल्क आबादी, इसका नाम था। ठीक है। मुल्क आबादी का जो हिस्सा था इसमें क्या, साम्राज्य के वित्तीय आंकड़ों की जानकारी विस्तार पूर्वक दी गई थी, विस्तार पूर्वक दिया हुआ था या बताया गया था। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा लेक्चर वीडियो है यानी कि लेसन नंबर 8 जो है यहीं पे लेक्चर 3 के साथ एंड हो जाता है। मुझे उम्मीद है आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो अगर आप लोग वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, अपने यार दोस्तों में शेयर कर दें, और हाँ कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम तो इस वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, पूरी कोशिश करूँ आपका डाउट को क्लियर कर दें। और ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि आने वाली जितनी भी न्यू वीडियोज हैं उन सभी की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।